नमो नमः बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल चतुर्दशः पाठः यानी कि 14वां पाठ। पाठ का नाम है माधवस्य प्रियम अंगम। ये आपकी जो किताब है संस्कृत की, जो नई बुक आई है दीपकम नाम से, NCERT की, उसका 14वां पाठ है बेटा, जो कि NEP 20 के अकॉर्डिंग आया है आपका। तो चलिए, हम लोग पाठ पहले पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने अगर बेटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। तो हर पाठ की तरह इस पाठ में भी आपको सबसे पहले दिए गए हैं वयम शब्दार्थान जानीमः, यानी कि हम शब्दार्थ जानते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको पहले संस्कृत में जो आपके पाठ में शब्द आया होता है वो दिया जाता है, फिर उसका संस्कृत का ही एक और अर्थ दिया जाता है, फिर हिंदी अर्थ बताया जाता है, उसके बाद इंग्लिश का अर्थ बताया जाता है, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपकी मातृभाषा में इसे क्या कहा जाता है वो आप लिखिए। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में ही लिखूंगी। चलिए आप लोग चेक कर लीजिए साथ में ही। तो पहला शब्द आपको दिया गया है स्वप्ने। स्वप्ने का मतलब होता है स्वप्न समय, यानी कि स्वप्न के समय। हिंदी में कहा जाएगा इसे स्वप्न में, इंग्लिश में कहा जाएगा इन ड्रीम। हिंदी में आप मैंने जो लिखा है लिखेंगे स्वप्न में। आपकी भाषा कोई और है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं बेटे। अगला शब्द आपको दिया गया है स्वशरीरस्य, यानी कि निज कायस्य या निज शरीरस्य भी हो सकता है, जिसका मतलब है अपने शरीर के। इंग्लिश में बन जाएगा ऑफ हिज ओन बॉडी। ये आपका हिंदी में लिख दिया मैंने, अपने शरीर के। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है अंगानी। तो अंगानी का मतलब होता है अवयवाह, यानी कि अंग, शरीर के अंग हो गए यहाँ पर। इसको इंग्लिश में लिखेंगे बॉडी पार्ट्स और हिंदी में लिखेंगे अंग। अगला शब्द आपको दिया गया दृष्टवान। तो दृष्टवान का मतलब होता है अपश्यत। अपश्यत का मतलब देखा। इंग्लिश में आप लिखते हैं सॉ और हिंदी में लिखते हैं देखा। इसके बाद शब्द है चर्चाम। तो चर्चाम को आप कहते हैं संस्कृत में आलापम, हिंदी में कहते हैं चर्चा को, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्कशन। इसे हिंदी में मैं लिख दिया चर्चा की, ठीक है। अगला शब्द है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम। यहाँ पर हिंदी में कह दिया श्रेष्ठ, इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेट या बेस्ट, हिंदी में मैंने लिख दिया श्रेष्ठ। इसके बाद शब्द है अनुक्षणम, जिसको संस्कृत में सत्वरम भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उसी समय, यानी कि इंस्टेंटली। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसी समय। अगला शब्द है गृह कार्यम। इसको संस्कृत में कहा जाता है गृह पठन कार्यम, हिंदी में कहते हैं गृह कार्य, और इंग्लिश में आप कहते हैं होमवर्क। हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया गृह कार्य। अगला शब्द है माम बिना, जिसका संस्कृत में एक और अर्थ बनता है माम विहाय। इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे बिना, इंग्लिश में आप कहेंगे विदाउट मी। तो मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख दिया मेरे बिना। इसके बाद शब्द है स्मितम। तो स्मितम का मतलब होता है मंदहासः, थोड़ा हंसकर, यानी कि स्माइल करते हुए। तो हिंदी में मैंने लिख दिया थोड़ा हंस के। अगला शब्द आपको दिया गया है शक्नोमी। शक्नोमी का मतलब होता है समर्थः भवति, यानी कि समर्थ होता है। तो हिंदी में इसको आप कहेंगे समर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं एबल टू, और हिंदी में कह देते हैं समर्थ होता है। अगला शब्द आपको दिया गया है मार्गे। तो मार्गे का मतलब संस्कृत में होता है वर्तमनी, जिसका हिंदी में अर्थ है मार्ग में, और इंग्लिश में आप लिखेंगे ऑन द वे या ऑन रोड। यहाँ पर आ जाएगा हिंदी में मार्ग में। अगला शब्द है संगीतम, जिसका मतलब है सुंदरम गीतम। हिंदी में कहते हैं संगीत, इंग्लिश में कहते हैं म्यूजिक, हिंदी में आप वापस से उसको कहेंगे संगीत। इसके बाद शब्द है आपका सहायेन। सहायेन का मतलब है सहाय कारणेन, यानी कि सहायता से, विद हेल्प। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे सहायता से, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है प्राप्नोति। तो प्राप्नोति को लिखेंगे प्राप्तम करोति, हिंदी में लिखेंगे प्राप्त करता है,
इंग्लिश में लिखेंगे गेट्स, हिंदी में आ गया प्राप्त करता है। इसके बाद संस्कृत में शब्द है सबलाह, इसको संस्कृत में ही कहते हैं बलवंतः, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बलवान। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रांग, और हिंदी में मैंने यहां पर लिख दिया बलवान। अगला शब्द है भवेत। भवेत का मतलब होता है स्यात, जिसका हिंदी मीनिंग बनेगा हो सकता है या फिर हो सकती है। इंग्लिश में आप कहेंगे मे बी हैपेंड, और हिंदी में मैंने यहां पर लिख दिया हो सकता है, हो सकती है। अगला शब्द आपको दिया गया है कोलाहलम, जिसको संस्कृत में आरवम भी कहते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग बनेगा शोर। इंग्लिश में आप कहते हैं नॉइस या क्वेरल, यहाँ पर बन जाएगा शोर। अगला शब्द है विचारयति, इसको संस्कृत में चिंतयति भी कहते हैं, और साथ में हिंदी में कहेंगे विचार करता है। इंग्लिश में कहेंगे थिंक्स, हिंदी में लिख देंगे विचार करता है। इसके बाद शब्द है बोधयति। तो बोधयति का मतलब होता है ज्ञापयति, यानी कि समझाता है। इंग्लिश में कहेंगे एडवाइसेस, हिंदी में मैंने लिख दिया समझाता है। इसके बाद शब्द है उपकारकाणी, तो इसको संस्कृत में ही कह सकते हैं सहायकानी, यानी कि सहायता करने वाले, या फिर हेल्पफुल, इसे हिंदी में मैंने लिखा है सहायता करने वाले। इसके बाद शब्द है आपका शक्तिम, तो जिसको मैंने संस्कृत में ही यहाँ पर कहा जाता है सामर्थ्यम, और ताकत कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। तो हिंदी का मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है ताकत। तो ये एक्सरसाइज आपकी शब्दार्थ वाली यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो ये आपके अध्याय का पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला प्रश्न है। इसमें आपको कहा गया है चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु, यानी कि चित्र देखकर, चित्रम का मतलब चित्र को, दृष्ट्वा का मतलब देखकर, अंगस्य का मतलब अंग का, नाम का मतलब नाम, लिखन्तु का मतलब लिखो, यानी कि चित्र को देखकर अंग का नाम लिखो। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आपको चित्र देखना है और इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको आंख दिखाई गई है, फिर आपको ये पैर है, ये आपका पेट है, ये हाथ है और ये कान है। तो इन सबको हम लोग लिखेंगे अब। तो आंख को हमने लिख दिया नयनम, ठीक है। आंख को कहते हैं नयन, संस्कृत में नयनम, मैंने नयनम लिख दिया है यहाँ पर। पेट को कहते हैं उदरम, तो यहाँ पर उदरम लिख दिया है। इसके बाद पैर को कहते हैं पादम, तो मैंने पादम लिख दिया है। और हाथ को कहते हैं हस्तम, तो मैंने यहाँ पर हस्तम लिख दिया है। कान को कर्णः कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कर्णः लिख दिया है। तो यहाँ पर आप क्या क्या शब्द लिखेंगे? आप लिखेंगे नयनम, उदरम, पादम, हस्तम और कर्णः। ये शब्द लिखेंगे तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया है। इसके बाद चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आप पढ़िए, देखिए इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोष्ठकात यानी कि कोष्ठक में से समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरणानुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु, यानी कि कोष्ठक में से, ये कोष्ठक है, इसमें से समुचितम मतलब सही या समुचित, क्रियापदम क्रियापद, चित्वा का मतलब देखकर, उदाहरणानुसारम उदाहरण के अनुसार, अंगस्य कार्यम अंग का कार्य, लिखन्तु का मतलब लिखो, यानी कि कोष्ठक में से सही क्रियापद देखकर और उदाहरण के हिसाब से अंग का कार्य लिखिए। तो सबसे पहले आपको उदाहरण में दिया गया है नयनम पश्यति, यानी कि आंख जो होती है वो देखती है, आंख से देखने का काम होता है। यहाँ पर कह दिया नयनम पश्यति, यानी कि आंख देखती है। तो चलिए इसके आगे की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको दिया गया है मुखम। अब मुखम, मुख से चलती, हसती या वदती, चलता है मुख, हंसता है या वदती बोलता है, तो मुखम वदती हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वदती लिख दिया है। उसके बाद आपको दिया गया है पादः, यानी कि पैर, लिखती, चलती, पश्यति, यानी कि पैरों से लिखते हैं, चलते हैं या देखते हैं। तो इसमें से चलती सही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चलती लिख दिया है। इसके बाद है कर्णः। कर्णः हसति, वदति, शृणोति, यानी कि कान से हम हंसते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। कान हंसता है, बोलता है या सुनता है, तो कान शृणोति यानी कि सुनता है, तो यहाँ पर हमने शृणोति कर दिया। इसके बाद है नासिका, यानी कि नाक। नाक से क्या काम होता है?
ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आघ्राणम करोति, नृत्यति, धावति यानी कि सूंघती है या नाचती है या दौड़ती है। तो नाक से हम सूंघते हैं इसलिए आघ्राणम करोति आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है जिह्वा। जिह्वा कहते हैं जीभ को। तो जीभ से क्या काम करते हैं हम लोग? धावनम करोति, जीभ दौड़ती है। जीभ आस्वादम करोति, स्वाद लेती है। या पश्यति या फिर देखती है। तो जीभ से हम स्वाद लेते हैं इसलिए जिह्वा आस्वादम करोति हो जाएगा यहाँ पर। आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया इसके साथ में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। इसमें आपको दिया गया है कि कोष्ठकात् यानी कि कोष्ठक में से समुचिताम संख्याम, समुचित संख्या, चित्वा मतलब देखकर, रिक्त स्थानम पूरयन्तु यानी कि कोष्ठक में से सही संख्या देखकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो आपको दिया गया है जैसे यहाँ पर मम शिरः अस्ति, सिर कितने होते हैं? एक होता है। मम पादौ स्तः, पैर कितने होते हैं? दो यानी कि दो होते हैं। मम केशाः सन्ति, केश कितने होते हैं? बाल कितने से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो बहवः आ जाएगा। अगला दिया गया मम दंताः सन्ति, तो दंता कितने होते हैं? द्वात्रिंशत् होते हैं। तो द्वात्रिंशत् आ जाएगा। आगे है मम हस्तयोः अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 10 होती हैं। तो 10 आ जाएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं हम लोग। मम शिरः अस्ति, मेरे सिर कितने हैं? एकम, अनेकम, चत्वारि यानी कि मेरे एक सिर है, चार अनेक सिर है या फिर 4 सिर है। तो सिर सबका एक ही होता है तो एकम आ जाएगा यहाँ पर। अगला आपको दिया गया मम द्वापादौ स्तः, तो त्रयः, द्व, पंच में से हमने द्व चुना क्योंकि हम सबके 2 पैर होते हैं। अगला है मम केशाः सन्ति, हमारे बाल कितने होते हैं? 10, अष्ट या बहवः यानी कि 10 या 8 या बहुत सारे। तो केश यानी कि बाल हमारे बहुत सारे होते हैं इसलिए यहाँ पर मैंने बहवः शब्द लिख दिया है कि मम बहवः केशाः सन्ति यानी कि मेरे बहुत सारे बाल हैं। अगला है मम द्वात्रिंशन्तु दन्ताः सन्ति, तो चत्वारः 4 दांत नहीं होते हैं। अष्टाविंशति यानी कि 28 दांत नहीं होते हैं, दांत होते हैं द्वात्रिंशतु, द्वात्रिंशत यानी कि 32। तो यहाँ पर द्वात्रिंशत मैंने लिख दिया है। अगला है मम हस्त, अभी हो सकता है आपके 28 दांत हो या 24 दांत हो, लेकिन जब आप बड़े होंगे बेटा तो पूरे 32 दांत आपके हो जाएंगे। अगला है मम हस्तयोः अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में उंगलियां हैं। कितनी? अष्ट, 10 या 15। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 8, 10 या 15। तो हाथ में 10 उंगलियां होती हैं इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है मम हस्तयोः 10 अंगुल्यः सन्ति। तो हाथ में 10 उंगलियां हैं। इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हो गया।